नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे के चौथे दिन आज एएसआई की टीम व्यास जी के तहखाने में सर्वे कर रही है। एएसआई ने ज्ञानवापी में व्यास तहखाने का मुस्लिम पक्ष से चाबी लेकर ताला खुलवाया। इसके बाद टीम ने तहखाने के अंदर सर्वे किया। वहीं ज्ञानवापी के तीनों गुंबद व्यास तहखाना परिसर का सर्वे किया और दीवारों की 3D फोटोग्राफी स्कैनिंग कराई गई। चार्ट में दीवारों पर मिली कलाकृतियों के पॉइंट्स नोट किए गए। रविवार को कानपुर आईआईटी के 2 जीपीआर एक्सपर्ट भी सर्वे टीम के साथ अंदर गए। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में जीपीआर मशीन से सर्वे शुरू हो सकता है। वहीं एएसआई द्वारा साइंटिफिक विधि से जांच कर व्यास जी के तहखाने से मंदिर होने के कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं हिंदू पक्ष की वादिनी महिलाओं समेत मुस्लिम पक्ष के भी अधिवक्ता मौजूद हैं और पूरी ज्ञानवापी बिल्डिंग को एक बार में देखने के लिए सैटेलाइट के जरिए 3D इमेजिनेशन तैयार किया जा रहा है। इसमें टीम दीवारों की 3D इमेजिंग, मैपिंग, स्क्रीनिंग करेगी। रविवार को एएसआई से 58 लोग, हिंदू पक्ष से 8 लोग और मुस्लिम पक्ष से 3 लोग मौजूद रहे। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया है कि एएसआई साइंटिफिक विधि से एक एक चीज का सर्वे कर रही है और अदालत ने 2 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने का समय दिया है। थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, ये काम चल रहा है और एएसआई अपना काम बखूबी कर रहा है। करोड़ों शिव भक्त इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या बाबा की बाबा के दर्शन की जिस बात करते थे आप लोग, वो सपना पूरा होगा क्या? बहुत जल्दी पूरा होगा, उसी के तरफ हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है एएसआई इस देश की सबसे प्रीमियम एजेंसी है, वो अपना काम बखूबी कर रही है और ये काम आगे बढ़ता है। आज जाके पता चलेगा हम लोग क्या क्या मतलब किस तहखाने में जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। ऐसे तो हम लोग पूरे परिसर का मैपिंग ये सब कर रहे हैं, पूरी ले रहे हैं, जो भी दीवारें हैं उसकी फोटोग्राफी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कल क्या क्या मिला था जो दीवारों को कुछ बताया जा रहा है? जो पहले दिखा चुके हैं, जो मीडिया में आ चुका है वही सब दिखा रहे हैं। तो वो सब मिला हुआ है, त्रिशूल है, ओम, स्वस्तिक के चिन्ह हैं, जो शिलापट पे मतलब लिखे हुए संस्कृत श्लोक हैं, ये सब। वाराणसी में न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी का एएसआई द्वारा सर्वे की अनुमति देने के बाद अब मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे कराए जाने की मांग भी उठने लगी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जिसके प्रमाण आज भी वहां मौजूद हैं। शाही ईदगाह में मौजूद प्रमाण के फोटो और पुस्तकों के वृंदावन में प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके जरिए आम लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इस शाही ईदगाह मंदिर में होने के प्रमाण मौजूद हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग को लेकर न्यायालय में वाद दाखिल करने वाले मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप ने प्रदर्शनी लगाई है और इस प्रदर्शनी में कुछ तस्वीरें और किताबें भी रखी गई हैं। वहीं वादी महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि जो तस्वीर इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं वो फोटो मस्जिद के अंदर मंदिर होने का प्रमाण है। वृंदावन के चिंतामणि कुंज में लगाई गई 2 दिवसीय प्रदर्शनी में मुक्ति न्यास के अध्यक्ष ने जो तस्वीरें लगाई उनमें ओम, कमल, शेषनाग की आकृति हैं और उनका दावा है कि ये आकृति मस्जिद की दीवारों पर मौजूद है और ये सभी आकृति सनातन धर्म का प्रतीक हैं। ये सब मस्जिद में क्यों हैं, इससे साफ पता चलता है कि शाही ईदगाह मंदिर को तोड़कर बनाई गई। हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि के सच को छुपाया गया, ये सच सबके सामने आना चाहिए। इसी को लेकर के हमने प्रदर्शनी लगाई है। हमने विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकों को रखा है, चाहे विदेशी इतिहासकार हो, चाहे भारतीय इतिहासकार हो, चाहे मुस्लिम इतिहासकार हो, और हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी यहाँ रखा है। खसरा, खतौनी, प्रमाणित प्रतिलिपियाँ है सबकी, ये प्रॉपर्टी कितनी है, किस खसरा नंबर में, उसका भी हमने रिकॉर्ड किया है। नगर निगम के रिकॉर्ड को भी रखा है और विभिन्न मूर्तियाँ जो वहाँ निकली थी उनको भी हमने आज सबके सामने प्रदर्शित किया है। और महत्वपूर्ण तथ्य जो हिंदू प्रतीक हैं, जो मस्जिद पे बने हैं, जिसे मस्जिद कहते हैं, हम उसे मंदिर मानते हैं, वो भी वहाँ बने, उनको भी हमने आज यहाँ दाखिल किया। हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जो मस्जिद है वो हमारी ही है। हमारा वहाँ पे मंदिर स्थापित था, पहले उसे मस्जिद बना दिया गया है और वहाँ के जो प्रमाण मिल रहे हैं वो हमारे ही हैं, हिंदू के खिलाफ नहीं मिल रहे हैं, बल्कि हिंदुत्व वहाँ पे स्थापित हो इस तरीके से मिल रहे हैं। तो वो जो जन्मभूमि है उसके अंदर जो मस्जिद है वो हमारी ही है और उस पर हमारा ही अधिकार है। मैं चाहूंगी। कानपुर महानगर में अपहरण का मामला सामने आया है। आईआईटी रुड़की में चयनित हुई छात्रा का अपहरण कर लिया गया और फिर पीड़ित परिवार को युवती का एक वीडियो भेजकर 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस की 6 टीमें मामले का खुलासा करने में लगी हुई हैं। पूरा मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां एक छात्रा जिसका आईआईटी रुड़की में चयन हो गया और उसके रहस्यमय तरीके से
गायब होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। छात्रा के गायब होने के बाद उसके पिता के पास एक वीडियो भेजा जाता है और उसके पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाती है। हालांकि मुकदमा दर्ज करने के बाद एक और तथ्य सामने आया। मोहल्ले का एक लड़का भी मिसिंग है और जांच में यह भी सामने आया है कि वो लड़का और लड़की सोशल मीडिया के जरिए बातचीत किया करते थे। वहीं छात्रा की लोकेशन उन्नाव में मिली है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों का पता लगाया जा रहा है। कल ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया था और पुलिस ने परिवार के साथ बात करके तत्काल इस पर कार्यवाही शुरू कर दी। इनिशियल यह मामला ऐसा लगता था कि अपहरण और फिरौती का है, बट लेटर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होता गया वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी सी बदलती चली गई। यह प्रकरण जो है वो थोड़ा अलग तरीके का है। ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है और लड़की जहाँ भी है, जिस लड़के के साथ है, पूरे प्रकरण को एग्जामिन करके हम सकुशल सबको ले आएंगे, ऐसा हमें जो है सूचना हमारे पास है, ऐसे तथ्य। और अब खबर है मुरादाबाद से, जहां मझौला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार से शनिवार शाम 40 लाख रुपए की फिरौती के लिए अगवा किए गए 7 साल के वैदिक गुप्ता को पुलिस ने बरामद कर लिया। रविवार सुबह मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और दोनों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। अपहरण की सूचना के बाद एसएसपी हेमराज मीणा के मार्गदर्शन में 5 टीमें जांच पड़ताल में जुट गई हैं। रविवार सुबह करीब 6 बजे अपहरण में शामिल कार को बिलारी थाना क्षेत्र में ट्रेस किया गया। इसके बाद पुलिस टीमों ने कार को घेर लिया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी। पकड़े गए बदमाशों की पहचान बच्चे की पड़ोसी अंकुश और विक्की मेहता के रूप में हुई। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया है कि आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को 25,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। सायंकाल में कल एक बहुत ही गंभीर घटना हुई, जिसमें एक 7 साल के बच्चे को जो 2nd क्लास में पढ़ता था, अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा था। उसी दौरान कुछ बदमाशों ने वैगनार गाड़ी में उसको उठाया और उसके बाद में उसको किडनैप कर लिया। और कुछ देर के बाद में उसके परिजनों के पास में फिरौती के लिए उनके द्वारा कॉल किया गया और कई बार कॉल किया गया। इस दौरान उन लोगों ने 40 लाख रुपए की फिरौती की। खबर सोनभद्र से है, जहां जिले में बच्चों को कुपोषण की एक बड़ी समस्या है, जिसे देखते हुए समय समय पर अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह के द्वारा इस समय जिले में कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर प्रत्येक बच्चे के घर 5 पौधे ड्रैगन फ्रूट के लगाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत लोड़ी में ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगाकर ड्रैगन फ्रूट पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद डीएम ने ड्रैगन फ्रूट से संबंधित आयोजित कार्यक्रम में कुपोषित बच्चों को और उनके परिजनों को ड्रैगन फ्रूट पौधा का वितरण किया। इस दौरान डीएम ने उपस्थित कुपोषित बच्चों के परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि इस फल का उपयोग करने से बच्चा जल्द स्वस्थ होगा और कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति पाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद सोनभद्र को कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन निधि से 657 बच्चों के परिजनों को निःशुल्क 5 पिलर रिंग और 20 पीस ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए गए। दरअसल ये ड्रैगन फ्रूट 1 वर्ष के अंदर फल देना शुरू कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और वो अधिक से अधिक ड्रैगन फ्रूट की खेती करें। जरूरत है तो सिर्फ जागरूकता की कि आप जनपद सोनभद्र में हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रगतिशील किसानों के माध्यम से हम ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा दें और उसमें एक कदम आगे बढ़ के हम लोगों ने जनपद में 651 अति कुपोषित बच्चों के परिवारों को चिन्हित किया है। उन परिवारों में हम जिला खनिज निधि के माध्यम से हम लोगों ने 5 पिलर मतलब 20 पौधों उनके घर में हम लोगों ने लगवाए हैं और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको पूरा ट्रेन भी किया गया है। उनको जानकारी दी गई है कि फ्रूट उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनको कुपोषण से बाहर करने के लिए कितना ज़रूरी है। और मार्केट में क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो हमारे जो ऐसी महिलाएं हैं जो अति कुपोषित परिवार हैं, उनके परिवारों में हम लोग सीधे इसकी खेती को बढ़ावा देंगे और ताकि ऐसी जो बच्चे हैं वो इस फ्रूट को खा के मतलब अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन उनको मिल सके और साथ साथ जागरूकता भी लोगों में बढ़े कि एक फ्रूट करना, इसकी खेती करना कितना आसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया और इसके तहत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट के पहले फेज में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिनमें से एक हरदोई है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की भारत अमृत स्टेशन योजना में हरदोई स्टेशन का चयन किया गया
और 6 अगस्त को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल शुभारंभ किया। योजना में शामिल होने पर स्टेशन की तस्वीर बदल जाएगी, जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। गौरतलब है कि हरदोई स्टेशन पर प्रतिदिन 3 दर्जन से अधिक ट्रेनों का आवागमन होता है और यहां से प्रतिदिन 10 से 12 हजार यात्री यात्रा करते हैं। स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरू कर दी है। इसके तहत देश के स्टेशन पर शहर की कला संस्कृति की सभी जानकारी प्रदान करना है। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए शौचालय का निर्माण, बिजली की अच्छी सुविधा, वेटिंग रूम का नवीनीकरण, सुविधाओं को उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इससे देश के सभी राज्यों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। निश्चित रूप से मैं समझता हूं के लिए एक बड़ा सपना। और अब खबर है हरिगढ़ से, जहां 7 अगस्त को सघन मिशन इंद्रधनुष 5 अभियान की शुरुआत होने जा रही है और ये अभियान 3 चरणों में आयोजित होगा। इसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाना है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में सीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 100% टीकाकरण कराने के लिए संबंधित टीम को लगाया गया है, जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण करने का प्रयास करेगी। दूसरा चरण 11 सितंबर से शुरू होगा, जो 16 सितंबर तक चलेगा और तीसरा चरण 9 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। उसके तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाते हैं, जिससे कई बीमारियों से बचाव होता है। और अब खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां भारतीय जनता पार्टी की शनिवार शाम संभागीय बैठक हुई। एक सैकड़ा पदाधिकारी और चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक केंद्रीय मंत्रियों के बीच चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। मंथन में समाज को साधने का अमृत निकाल कर आया। बैठक में निर्णय हुआ कि ग्वालियर चंबल संभाग में यदि बीजेपी को सीटें बढ़ानी हैं तो जातिगत वर्ग समाज के समीकरण को समझकर काम करना होगा। उनको विश्वास दिलाना होगा कि बीजेपी में वही सुरक्षित है। बैठक के बाद बाहर निकलकर केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की पुष्टि भी की। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत ला रही है। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संभागीय बैठक पूरे राज्यों में लगभग हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता परिश्रम कर रहा है और पहले से अधिक सीटें लेकर बीजेपी सरकार बनाएगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है, ना कोई गुट है और ना कोई बाजी, ठीक है। दोनों चीज इस दल में, इन शब्दों, ये शब्दकोश में ही नहीं है, ना बाजी और ना गुट। यहाँ केवल 2 चीजें, अंत्योदय और एकात्म मानववाद। जनता की सेवा, प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए पथ पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। भारतीय जनता पार्टी संभागीय बैठकों का क्रम आज पूरा हुआ। पूरे राज्य में बैठकें संपन्न हो गई हैं। राज्य से लेकर बूथ तक कार्यक्रमों की जो रचना है वो बन गई है और आज इस बैठक के माध्यम से सभी नीचे तक ये रचना पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था कर दी गई है। और अब खबर है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां शहर के सर्किट हाउस में लगाए गए स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस मौके पर सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सहित प्रदेश सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री और विधायक शामिल हुए। दरअसल राजशाही दौरे में बनाए गए विश्राम भवन में करीब 1 साल पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगा दी गई थी। प्रतिमा लगाए जाने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस पर विरोध जताया और तमाम विरोध और नाराजगी के बाद भी शनिवार को प्रतिमा का अनावरण हुआ। वहीं नगर परिषद जतारा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 138 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं से संवाद किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्रीमद माधवराव सिंधिया जी ने अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। वो रेल मंत्री रहे। उन्होंने भारत में शताब्दी एक्सप्रेस आरंभ कर एक नए युग की शुरुआत की थी। नागरिक उड्डयन मंत्री, पर्यटन मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश की अभूतपूर्व सेवा की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए
सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।